हेलो एंड नमस्कार दोस्तों आज हम पर्यावरण के अंतर्गत आने वाले टॉपिक जिसका नाम है वायुमंडल उसको डिस्कस करने वाले हैं। और यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि वायुमंडल जो कि हमारी पृथ्वी के चारों ओर का आवरण है उससे कितने क्वेश्चन बनते हैं और जो डिफरेंट लेयर्स हैं, अलग अलग परतें हैं, उनको हम क्या करेंगे आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी जो हमारी हिंदी की सीरीज़ है वो कंटिन्यू चलती रहेंगी। हिंदी में मॉक वाला जो प्रीवियस ईयर का चल रहा है वो हम कंटिन्यू कर ही रहे हैं और पॉलिटी की वीडियो भी हमने स्टार्ट कर दी हैं, तो आप चैनल पे कंटिन्यू बने रहिए, ठीक है। तो हम धीरे धीरे करके आपको PDF भी टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवाते रहेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक जो कि है पर्यावरण से, और कुछ पर्यावरण की 5-6 वीडियोज़ और हैं जिनको मैं विदिन 1 और 2 वीक में कोशिश करूँगा कि अपलोड कर दी जाए। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखिए क्या होता है कि ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, ये हमारा अर्थ है जो आपको यहाँ दिख रहा होगा, ये ग्रीन सा, ठीक है। अब इसके ऊपर जितना भी वायुमंडल है, जितना भी ये गैसों का आवरण है, इसको हमने अलग अलग 5 लेयर्स में बांटा हुआ है। तो सबसे पहले तो हम इनके नाम देख लेते हैं। तो जो सबसे पहला लेयर है हमारा, हिंदी में इसका नाम है शोभमंडल, और इंग्लिश में इसे कहते हैं ट्रोपोस्फेयर, इंग्लिश में इसे कहते हैं ट्रोपोस्फेयर। देखिए क्या होता है कि एग्जामिनर आज के टाइम पे इंग्लिश में भी डायरेक्टली नाम दे देता है, तो वो ट्रोपोस्फेयर दे देगा आपको ऐसे ट्रोपोस्फेयर लिख के। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको इंग्लिश के नाम भी पता हो और हिंदी के नाम भी पता हो, ठीक है। तो सबसे पहली लेयर है हमारी शोभमंडल और यही हमारा ट्रोपोस्फेयर होता है। उसके बाद आ जाइए समताप मंडल पे, और समताप मंडल को हम कहते हैं स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है। तो दूसरा है हमारा समताप मंडल स्ट्रेटोस्फेयर। तीसरा है हमारा मध्यमंडल, और मध्यमंडल को हम इंग्लिश में बोलते हैं मीसोस्फेयर, मध्यमंडल को हम बोलते हैं मीसोस्फेयर। उसके बाद चौथा नंबर है हमारा तापमंडल का, और तापमंडल का जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है थर्मोस्फेयर, ठीक है, थर्मल मतलब टेम्परेचर से रिलेटेड, और ये तापमंडल हम इसे हिंदी में कहते हैं। इसका दूसरा नाम भी है, इसे आयन मंडल के नाम से भी जाना जाता है, आयन मंडल, ठीक है। तो आप ये भी इसका नाम ध्यान रखेंगे। और अंत में हमारा 5वें नंबर पे आता है बाह्यमंडल या एक्सोस्फेयर, ठीक है। तो आप इसे भी याद रखेंगे कि जो हमारा अंत में होता है वो होता है एक्सोस्फेयर, ठीक है। अब आ जाइए इनसे बनने वाले प्रश्न पे। तो एक एक करके हम हर लेयर को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम शुरू करते हैं ट्रोपोस्फेयर से, सबसे पहले हम शुरू करेंगे ट्रोपोस्फेयर से, ठीक है। तो आ जाइए यहाँ पे फर्स्ट वाले को डिस्कस करते हैं। देखिए सबसे पहले हमारा वायुमंडल से एक आधी क्वेश्चन बनता है जो बनता है गैसेस के मिक्सचर से। तो ये आपको पता होगा कि जो सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है वो नाइट्रोजन है, ऑलमोस्ट 78%, ठीक है। उसके बाद हमारा ऑक्सीजन का नंबर आता है 21 के आसपास, ठीक है। फिर आता है एक आर्गन, ठीक है, आर्गन हमारा 0.93 है, ठीक है। और इनर्ट गैस बोलते हैं इसे इंग्लिश में, और हिंदी में इसे बोला जाता है अक्रिय गैस। उसके बाद आता है CO2 का, कार्बन डाइऑक्साइड, और इसका परसेंटेज है 0.03। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीजन वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला टेबल हमें याद रहना चाहिए, ये कई बार पूछ लिया जाता है, ठीक है। अब आ जाइए मेन क्वेश्चन की तरफ जो है हमारा ट्रोपोस्फेयर। तो जो सबसे पहली लेयर है तो हमें याद रखना है, जैसे हम पृथ्वी की सतह से ऊपर की तरफ देखते हैं तो सबसे पहली लेयर जो हमारी पड़ेगी वो हमारी होगी ट्रोपोस्फेयर, पहली लेयर। उसके बाद देखिए क्या होता है, जो ट्रोपोस्फेयर है उसका हाइट कितना है। अगर ये हमारा अर्थ सरफेस है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, ठीक है। तो ट्रोपोस्फेयर के लिए 2 हाइट्स होती हैं। एक होता है कि पोल पे ये 8 किलोमीटर होता है, पोल मतलब कि ध्रुवों पर, ठीक है। और जो इक्वेटर होता है यानी कि विषुवत रेखा होती है वहाँ पर इसकी हाइट मैक्सिमम होती है और ये 18 किलोमीटर तक होती है, ये 0 से 18 किलोमीटर तक होती है। तो आप इसे ध्यान रखेंगे। तो पहला पॉइंट हमारा जो था वो ये है कि जो हमारा पहली लेयर है यानी कि ट्रोपोस्फेयर उसका हाइट ध्रुवों पर होता है यानी पोलों पर, इसका हाइट होता है कितना 8 किलोमीटर। और जो हमारा इक्वेटर है, ठीक है, यानी कि विषुवत रेखा, उसमें इसका हाइट कितना होता है 18 किलोमीटर फ्रॉम अर्थ सरफेस, पहली बात। दूसरा पॉइंट है इसका कि जितने भी वेदर रिलेटेड यानी मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं होती हैं, मौसम संबंधी जो भी घटनाएं हैं जैसे बादल बनना, बारिश होना, ये सारी की सारी घटनाएं कहाँ होती हैं, ये होती हैं ट्रोपोस्फेयर में। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो हमारा शोभमंडल है उसमें ही मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं। तो ये पॉइंट आप जरूर ध्यान रखें, ठीक है। जैसे जलवाष्प होना, धूलकण होना, जितनी भी सारी चीज़ें हैं ये सब हमारी किस में होती हैं, ट्रोपोस्फेयर में।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए, नेक्स्ट पॉइंट आ जाइए। नेक्स्ट पॉइंट जो इसमें इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में पूछा जाता है, वो है कि 165 मीटर ऊपर हाइट गेन करने पर 1 डिग्री टेम्परेचर में डिक्रीमेंट होता है। तो मतलब 1 डिग्री टेम्परेचर आपका गिर जाएगा जैसे ही आप इसमें हाइट में ऊपर चलते हैं। तो इसका मतलब जैसे हम पृथ्वी सतह से ऊपर की तरफ जाते हैं, टेम्परेचर जो है वो गिरना शुरू हो जाता है, वो टेम्परेचर गिरना शुरू हो जाता है। तो इसे ध्यान रखेंगे। और जैसे ही हम 165 मीटर ऊपर हाइट अटेन करते हैं तो 1 डिग्री टेम्परेचर कम हो जाता है। तो ये मुख्य बातें थी कि इसकी हाइट कितनी है। इसकी हाइट है ध्रुवों पर 8 किलोमीटर, इक्वेटर यानी विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर। सारी मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं हैं वो सब कहाँ पे हो रही हैं, क्षोभ मंडल में हो रही है, ट्रोपोस्फीयर में हो रही है। और इसका जो ताप पतन बोलते हैं इसे, ठीक है, तो ताप पतन कितना है, 165 मीटर हाइट गेन करने पर 1 डिग्री का टेम्परेचर डाउन हो जा रहा है। तो ये थी हमारी ट्रोपोस्फीयर से रिलेटेड बातें। अब आ जाते हैं पॉइंट नंबर 2 पे, जो हमारा लेयर नंबर 2 है। तो लेयर नंबर 2 कौन सा है हमारा, दैट इज समताप मंडल। ठीक है, तो समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फीयर। तो आपको दोनों नाम याद रखने हैं। तो जो हमारा समताप मंडल है उसका पहला पॉइंट क्या है, देखो पहला पॉइंट तो आता है इसका हाइट से लेकर, ठीक है, तो 8 पोल तक हमने पढ़ा था, 8 और 18। तो यहाँ से जो ऊपर जाएंगे 50 किलोमीटर तक, यानी कि 18 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक की जो ऊपर की हाइट है, इसमें मिलेगा आपको क्या, अपना स्ट्रेटोस्फीयर या समताप मंडल। दूसरी बात कि जो हमारा ओजोन परत होता है, जो ओजोन परत होता है इसका 90% हमारा स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है, यानी समताप मंडल में पाया जाता है। तो आप इसे ध्यान रखेंगे। दूसरी बात कि जो हमारा 10% ऑफ ओजोन लेयर है, ठीक है, ओजोन लेयर का 10% भाग जो हमारा है वो ट्रोपोस्फीयर में लाई करता है, ट्रोपोस्फीयर में लाई करता है। तो आप इसे ध्यान रखेंगे कि ओजोन लेयर मैक्सिमम हमारी कहाँ है, ये समताप मंडल में है। ओजोन लेयर का काम क्या होता है कि जो सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज हैं, अल्ट्रावायलेट रेज यानी कि पराबैंगनी किरणें, उनको पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकना, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि पृथ्वी का टेम्परेचर फिक्स बना रहता है, कांस्टेंट रहता है। और कई क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाता है कि पृथ्वी का टेम्परेचर कितना है, तो आप इसे ध्यान रखेंगे, एवरेज जो टेम्परेचर होता है वो 14 डिग्री होता है, ठीक है, तो इसे आप ध्यान रखेंगे। दूसरी बात, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि जो हमारी ओजोन लेयर है वो हमने पढ़ लिया कि हमारे समताप मंडल में लाई करती है या समताप मंडल में है। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि जो ओजोन मंडल का हाइट है वो कितना है। तो जो ओजोन मंडल का हाइट होता है वो होता है 20 से लेकर 35 किलोमीटर तक, ठीक है, तो आप इसे भी ध्यान रखेंगे कि ओजोन परत जो हमारी है वो 20 से 35 किलोमीटर के बीच में है। ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं कि इसका काम क्या है, हमें अल्ट्रावायलेट रेज से बचाना। अब इस लेयर का एक और काम है, जो ये वाली लेयर है जिसे हम डिस्कस कर रहे हैं यानी समताप मंडल, इसमें क्या होता है, इसे आइडियल माना जाता है। आइडियल मतलब आदर्श माना जाता है, किसके लिए, आदर्श माना जाता है वायुयान उड़ाने के लिए, वायुयान उड़ाने के लिए, ठीक है। तो आपने देखा होगा कभी कभी लोग अपनी वीडियो शेयर करते हैं एरोप्लेन से, और उसके एरोप्लेन के नीचे हमें क्या दिखाई देता है, बादल दिखाई देते हैं। तो इसका मतलब एरोप्लेन तो उड़ रहे हैं समताप मंडल में, और जो हमारे बादल बनते हैं वो मैंने अभी डिस्कस किया था, वो क्षोभ मंडल में बनते हैं, यानी कि ट्रोपोस्फीयर्स में बनते हैं। तो यहाँ पे आप एरोप्लेन देख सकते हैं। तो एरोप्लेन हमेशा कहाँ उड़ेंगे, जहाँ पे हमारी वेदर से रिलेटेड बातें ना हो, तो हमेशा ये उड़ेंगे समताप मंडल में। इसे आप याद रख लेंगे। तो 3 पॉइंट अभी तक हमने डिस्कस कर ली। इसकी हाइट 50 किलोमीटर तक है, ओजोन परत यहाँ लाई कर रही है। दूसरा, इसे आदर्श माना जाता है किसके लिए, वायुयान को उड़ाने के लिए। अब आ जाइए इसका लास्ट पॉइंट, जो कि है हमारा कि इसका टेम्परेचर जो होता है वो फिक्स होता है लगभग, ऑलमोस्ट क्या होता है कि जो नीचे है समताप मंडल का नीचे वाला एरिया है, इधर की जहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये इसका टेम्परेचर जो है ना, तापमान जो है वो ऑलमोस्ट 20 डिग्री के आसपास फिक्स्ड रहता है, ठीक है। लेकिन क्या होता है, जैसे ही हम हाइट गेन करते हैं यानी कि ऊपर की तरफ जाते हैं, तो टेम्परेचर इंक्रीज होने लग जाता है। क्यों, क्योंकि जो सन से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज हैं वो क्या कर रही है, वहाँ पे हीट जनरेट कर रही है, और टेम्परेचर उसकी वजह से इंक्रीज हो जा रहा है, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे कि इसमें एक लेवल से सर्टेन लेवल से ऊपर जाने पर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक है। तो ये थी हमारी समताप मंडल से रिलेटेड सारी जानकारी। इससे बाहर समताप मंडल में क्वेश्चन मुश्किल बनेगा, ठीक है। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। नेक्स्ट लेयर जो है हमारी लेयर नंबर 3 यानी कि मध्य मंडल, और जिसे हम दूसरे नाम से जानते हैं मीसोस्फीयर, ठीक है। तो मीसोस्फीयर में क्या क्या होता है,
कि जैसे जैसे पहले तो इसकी हाइट कितनी होती है, इसकी हाइट होती है 51 से लेकर 80 किलोमीटर तक। तो पहला पॉइंट तो हमें हाइट याद रखनी है 51 से लेकर 80 किलोमीटर तक। दूसरा पॉइंट है कि जैसे जैसे हम हाइट के साथ ऊपर जाते हैं, हाइट बढ़ती है मतलब वैसे वैसे इसका टेम्परेचर गिरने लग जाता है। तो टेम्परेचर क्या होगा, गिरने लग जाएगा, और ये टेम्परेचर लगभग 100 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। ठीक है, तो कुछ बुक में आपको -80 डिग्री दिखेगा, कहीं पे -100 डिग्री सेल्सियस दिखेगा। तो आप ये मान के चलिए कि -80 डिग्री से लेकर -100 डिग्री सेल्सियस तक इसका टेम्परेचर रहता है, जिस वजह से हमारा पॉइंट नंबर 3 आता है। और ये पॉइंट नंबर 3 हमारा कि ये वायुमंडल की सबसे ठंडी लेयर है, सबसे ठंडी परत। ठीक है, तो वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है, ये है हमारी कौन सी, मध्यमंडल, मीसोस्फीयर। ठीक है, तो इससे इतना ही था। नेक्स्ट लेयर को डिस्कस करते हैं। देखिए, इसमें आप हाइट याद रख लेंगे, और जैसे जैसे हाइट बढ़ रहा है टेम्परेचर गिर रहा है। टेम्परेचर कहाँ तक पहुँच रहा है, -100 डिग्री से लेकर -80 डिग्री के बीच में रहेगा। ठीक है, और वायुमंडल की सबसे ठंडी परत हमारी मध्यमंडल होती है। अब आती है हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर, जिसका नाम है तापमंडल, या इसी को हम क्या बोलते हैं, आयन मंडल, आयनोस्फेयर। ठीक है, या इसका दूसरा नाम है थर्मोस्फेयर्स। ठीक है, तो आयन मंडल या थर्मोस्फेयर्स। इसमें क्या होता है, इसका हाइट पहले डिस्कस करते हैं। तो पहले तो इसका हाइट होता है 181 से लेकर 800 किलोमीटर तक। ठीक है, तो पहली बात तो ये है। दूसरी बात, जैसे हाइट बढ़ेगा टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, एकमात्र लेयर जो इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड होती है। ठीक है, इलेक्ट्रिकली चार्ज का मतलब है विद्युत आवेशित। ठीक है, तो इसमें आवेश होता है, विद्युत आवेशन होता है। ठीक है, तो इसके वजह से यहाँ पे क्या होता है, आयनाइजेशन होता है, आयनीकरण होता है, आयनीकरण। ठीक है, और जो हमारी रेडियो वेव्स होती हैं, रेडियो वेव्स मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, रेडियो वेव्स होती हैं, उनको ये क्या करता है, रिटर्न बैक करके भेज देता है। सपोज यहाँ पृथ्वी से कम्युनिकेशन के लिए किसी ने यहाँ वेव भेजी। ठीक है, तो इधर से किसी ने कम्युनिकेट, तो इसे रिफ्लेक्ट बैक करके इधर से और फिर वापस पृथ्वी के दूसरे एंड पे भेज देगा। तो ये कम्युनिकेशन पर्पज़ के लिए बहुत अच्छी लेयर होती है और यूज़फुल होती है बेसिकली। ठीक है, तो आप इसे ध्यान रखेंगे कि हमारा जो रेडियो वेव्स हैं या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, ठीक है, EM वेव्स, विद्युत चुंबकीय तरंगे बोलते हैं इन्हें, ये रिटर्न बैक होके आती हैं पृथ्वी की लेयर पर। किसकी वजह से, तापमंडल की वजह से, थर्मोस्फीयर की वजह से। ठीक है, इसमें इसके अंदर भी अलग अलग लेयर्स होती हैं बेसिकली। ठीक है, D लेयर, F1 F2। ठीक है, तो कुछ लेयर रात में मर्ज हो जाती हैं, F1 F2। इससे भी क्वेश्चन बनते हैं, बट जो जनरल क्वेश्चन बनते हैं वो बनता है कि जो हमारा कम्युनिकेशन के लिए यूज़ हो रहा है वो कौन सा लेयर है, तो उसे आप याद रखेंगे, ये है थर्मोस्फीयर। अब आ जाइए नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है कि आपने सुना होगा, जब हम बचपन में देखा करते थे कि ऊपर से हमें दिखता था कि तारे टूटते हुए दिखते थे। तो वो टूटते हुए तारे क्या थे, बेसिकली उल्कापिंड। ठीक है, तो यहाँ से कहीं से उल्कापिंड गिरा। ठीक है, इस वाली लेयर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो ये घर्षण की वजह से क्या होगा, ये मैक्सिमम जो उल्कापिंड होंगे इसी लेयर में घर्षण की वजह से जल जाते हैं और यहाँ बहुत कम इससे नीचे आ पाते हैं। ठीक है, तो टेम्परेचर हाई है, कोई ऊपर से टूटा हुआ तारा जिसे हम उल्कापिंड कहते हैं वो गिरेगा, तो वो हाई टेम्परेचर होने की वजह से, घर्षण होने की वजह से, फ्रिक्शन होने की वजह से यहीं थर्मोस्फीयर में ही खत्म हो जाएगा। तो ये भी हमारा पॉइंट बनता है। ठीक है, तो इससे आप याद रख लेंगे कि इसका हाइट कितना है, 81 से लेकर 800 किलोमीटर तक। जैसे ही हाइट बढ़ेगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा, यानी कि तापमान बढ़ेगा। इलेक्ट्रिकली चार्ज ओनली, ठीक है, ओनली लेयर जो क्या हो, इलेक्ट्रिकली चार्ज है। ठीक है, विद्युत आवेशित है और इसी में आयनीकरण होता है, जिसकी वजह से हमारी रेडियो वेव्स रिफ्लेक्ट बैक होके वापस सरफेस पर आ जाती हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद अंत में डिस्कस करते हैं हमारा अंतिम लेयर जो है वो है बाह्य मंडल। वो कौन सी है, बाह्य मंडल। तो आप इसे ध्यान रखेंगे, जो हमारी अंतिम लेयर है यानी कि 5वीं लेयर है वो है हमारी बाह्य मंडल, एक्सोस्फीयर्स। ठीक है, तो एक्सोस्फीयर्स क्या होती है, इसका हाइट कितना होता है, 800 से लेकर 1000 किलोमीटर तक। ठीक है, इसके बारे में क्या चीज़ें हमें याद रखनी है, एक तो कि ये सबसे बाहरी परत है, सबसे बाहरी परत है। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है इसके लिए कि अगर हमारा जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ होता है, ठीक है, तो यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज़ होने की वजह से बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, ऑलमोस्ट
5500 डिग्री सेल्सियस के आसपास हमारा यहाँ पे टेम्परेचर होता है। और जितनी भी हल्की गैसें होंगी वो सारी की सारी कहाँ रहेंगी, ऊपर रहेंगी। यानी हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, ये सारे कहाँ रहेंगी, जो हल्की गैसें हैं ये रहती हैं हमारी बाह्य मंडल में। ठीक है, तो इसे आप याद रख लीजिए। अब कुछ और पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं जो कि बार बार पूछे जाते हैं क्वेश्चन में, कि जैसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है ओजोन लेयर से, देखो बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैंने डिस्कस किया कि जो हमारा ओजोन लेयर है वो यहाँ पे है, यानी कि समताप मंडल में है। ठीक है, ओजोन परत, ओजोन से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, कि सबसे पहले तो इसका हाइट कितने से कितने तक है, तो 20 से 35 किलोमीटर तक है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये पतला होने से क्या होगा, अगर ओजोन लेयर का जो है इसका लेयर पतली हो जाती है तो इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं, पराबैंगनी किरणें हैं, ये हमारी पृथ्वी की सतह तक पहुंचेंगी और पृथ्वी की सतह पे पहुंचेंगी तो हमें स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स होंगी। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, इन जो ओजोन लेयर है उससे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो ओजोन लेयर है वो क्यों पतली हो रही है, उसका कारण क्या है, क्यों पतली हो रही है। ठीक है, तो उसका कारण पूछा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, कई बार ऑप्शन में देगा गैसेस के नाम, ठीक है, और कई बार इफेक्ट का नाम दे देगा। तो एक इफेक्ट होता है, आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट में होता क्या है, बेसिकली जो बाहर से रेडिएशन आ रहा है वो ओजोन लेयर ने रोकना था इसे, लेकिन ओजोन लेयर वहाँ पे हो चुकी है पतली, तो ये रेडिएशन यहाँ तक तो पहुँच जा रहा है, लेकिन यहाँ पे एक लेयर बन गई है, गैस चेम्बर सा बन गया है। ठीक है, और ये गैसेस हमारे इस रेडिएशन को बाहर नहीं जाने दे रही। ठीक है, और ये फिर से रिफ्लेक्ट बैक होके हमारी पृथ्वी पर ही आ जा रहा है, और पृथ्वी का टेम्परेचर इसकी वजह से क्या हो रहा है, राइज हो गया। ठीक है, तो पृथ्वी का टेम्परेचर क्या हो गया, राइज हो जाएगा। तो जो हमने डिस्कस करा था कि पृथ्वी का एवरेज, जो हमारी अर्थ का एवरेज टेम्परेचर है 14 डिग्री सेल्सियस, उससे ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया अगर, तो हमारे लिए ग्लेशियर पिघलने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, समुद्र तटीय एरिया जो होंगे वो डूबने शुरू हो जाएंगे। तो इसके क्या है, ये सारे इसके इफेक्ट देखने को मिलेंगे। तो अभी आपको मुख्यतः क्या याद रखना है कि जो हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है वो किसकी वजह से होगा, ये होगा हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से यहाँ पे टेम्परेचर राइज करने लग जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन पूछा जाता है कि ओजोन परत को पतले करने के लिए मुख्यतः कौन सी गैसेस जिम्मेदार हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको पता होगा, आपने क्लोरोफ्लोरोकार्बन का नाम सुन रखा होगा। तो पहली गैस जो है वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, तो कई बार इसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन पूरा नाम ना लिख के CFC लिख देता है। ठीक है, तो आप इसे याद रखेंगे। दूसरा कि जो हमारे ओजोन लेयर से रिलेटेड है वो है कि जो हैलोजन होती है, ठीक है, हैलोजन हो गई हमारी, या जैसे नाइट्रस हो गई, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड हो गई, ठीक है, NO2। उसके बाद हमारा जैसा आपको पता होगा CH3Cl जो हमारा क्या होता है, मिथाइल क्लोराइड होता है। ठीक है, क्लोराइड होता है, मिथाइल क्लोराइड, ये हो गया। तो ये सारी की सारी गैसेस किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, हमारे ओजोन लेयर को हार्म करने के लिए। ठीक है, तो इसकी वजह से हमारा ओजोन लेयर क्या होता है, पतला होता जा रहा है। ठीक है, उसके बाद आ जाइए कि जो ओजोन लेयर है उसकी मोटाई किस में नापते हैं, उसका यूनिट क्या होता है। तो ये बहुत सारे क्वेश्चन में पूछा जा चुका है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे कि जो हमारा ओजोन लेयर है ये कितनी मोटी है। तो एक ब्रिटिश साइंटिस्ट हुए हैं, भौतिक वैज्ञानिक थे वो, उन्होंने उनके नाम पे इसका बेसिकली क्या पड़ा हुआ है, उनके नाम पे इस यूनिट का नाम पड़ा है, और उनका नाम था बेसिकली GMD डॉब्सन। ठीक है, उनका नाम था GMD डॉब्सन। ठीक है, GMD डॉब्सन। तो जो इसकी यूनिट होती है उन्हीं के नाम पे पड़ी है। आपने देखा होगा कि साइंस में मैक्सिमम यूनिट जो होती हैं वो साइंटिस्ट के नाम पे हैं। तो डॉब्सन भाई साहब ने इसका लेयर का रिसर्च करा था। ठीक है, इसकी मोटाई नापी थी, तो उन्हीं के नाम पे डॉब्सन इसकी यूनिट पड़ गई। तो आपको ध्यान रखना है, जो यूनिट होती है वो क्या होती है, डॉब्सन होती है। ठीक है, अब आ जाइए कि ओजोन संरक्षण के लिए विश्व में क्या क्या चीज़ें हुई हैं कि ओजोन परत को बचाया जाए। ठीक है, उसके लिए विश्व में क्या क्या कार्य हुए हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। एक क्वेश्चन बनता है कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कहाँ से ओरिजिनेट होता है, उसी चीज़ को हम लास्ट में यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला पॉइंट कि इसके संरक्षण के लिए जो कार्य हुए हैं, तो ओजोन संरक्षण के लिए कार्य जो हुए हैं, ओजोन संरक्षण के लिए कार्य जो आज तक हुए हैं। ठीक है, देखिए क्या होता है, एक सम्मेलन होता है, या सम्मेलन बोलो या प्रोटोकॉल बोलो, इसे जाना जाता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। और ये कब होता है, प्रोटोकॉल ये होता है
1987 में। कब होता है? 1987 में। ठीक है, तो ये कब होता है? 1987 में। तो आप इसे ध्यान रखेंगे कि इसका उद्देश्य क्या था, इस प्रोटोकॉल का क्या उद्देश्य था? ओजोन लेयर को का संरक्षण करना। ठीक है, ओजोन लेयर का संरक्षण करना, ठीक है, इसलिए ये प्रोटोकॉल हुआ था। ठीक है, अब याद रखिए कि वैसे तो बेसिकली इस प्रोटोकॉल में डिसाइड हो गया था कि हमें क्या मनाना है, ओजोन दिवस मनाना है, लेकिन जो ओजोन दिवस मनाया जाता है ये कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। ठीक है, तो आप याद रखेंगे 16 सितंबर को हम क्या मनाते हैं? ओजोन दिवस मनाते हैं। लेकिन ये कब से मनाया जाना शुरू हुआ, अगर ये पूछ ले तो ये 1994 से मनाया जाना शुरू हुआ है। तो फर्स्ट टाइम कब मनाया गया था? 1994 में। उसके बाद से हर साल हम 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाते हैं। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या था? ये था हमारा 1987 में, किसके लिए? ओजोन लेयर का संरक्षण के लिए। तो आप इतनी बातें याद रखिए। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।